क्या बताया जा रहा है आप लोगों को? बताया जा रहा है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मानव जनन में जो है मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन। क्या है युग्मनज? यानी देखो पुरुष में जो है पुरुष युग्मक का निर्माण होता है और मादा में क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। यानी नर युग्मक निर्माण किसे कहा जाता है? जो नर युग्मक होता है वो कौन होता है? शुक्राणु होता है। कौन होता है? शुक्राणु होता है। और जो मादा युग्मक का निर्माण होता है वो क्या होता है? मादा युग्मक होता है। तो जैसे नर युग्मक जो है वह क्या है? एक नर कोशिका है। क्या है? यानी शुक्राणु भी एक प्रकार की क्या होती है, कोशिका होती है, और अंडाणु भी क्या होता है, एक प्रकार का कोशिका होता है। सबसे पहले जो है हम देखेंगे युग्मक निर्माण। तो ये युग्मक निर्माण जो है मानव में दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है नर युग्मक निर्माण, और इसमें क्या होता है, एक होता है मादा युग्मक। जो नर युग्मक निर्माण होता है उस किसे कहा जाता है बेटा? शुक्राणु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्राणु। ये क्या होता है? नर युग्मक निर्माण क्या होता है? शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु होता है। जो नर युग्मक है बेटा वो नर युग्मक किसका निर्माण करता है? तो शुक्राणु जनन का करता है। किसका करता है? शुक्राणु जनन का करता है। किसका करता है? शुक्राणु जनन का। शुक्राणु जनन को अंग्रेजी में लिखना है तो लिख लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अंडाणु को कहा, अंडाणु जनन को कहा जाता है, इसको कहा जाता है अंडाणु जनन। क्या कहता है? देखिए मैं ध्यान सुनते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं आज? आज हम पढ़ रहे हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी युग्मक जनन का मतलब होता है निर्माण। जनन का मतलब क्या होता है? निर्माण। तो युग्मक जो है दो प्रकार के होते हैं मानव में। एक तो होता है नर युग्मक और एक दूसरा क्या होता है? मादा युग्मक। जो नर युग्मक होता है बेटा वह क्या होता है? शुक्राणु होता है। और जो मादा युग्मक होता है वो क्या होता है? अंडाणु। तो ये जो है नर युग्मक क्या करता है? शुक्राणु जनन करता है। क्या करता है? शुक्राणु जनन। यानी स्पेरोमेटोजेनिस का क्या करता है? निर्माण करता है। यानी वह जो है शुक्राणु का निर्माण करता है। यानी ये शुक्राणु को बनाता है और ये क्या करता है? मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है। सबसे पहले हम जो है किसको देखते हैं? जो नर युग्मक है, हम नर युग्मक के बारे में पढ़ेंगे। यानी नर युग्मक जो है क्या है, यानी शुक्राणु जनन क्या है। ये शुक्राणु जनन के बारे में क्या करते हैं? पहले अध्ययन करते हैं। चलो यही लिख लेते हैं। नंबर 1 क्या है? यही है ना, इसको नंबर 1 करके लिखते हैं। अब देखो जो शुक्राणु निर्माण है बेटा, यानी शुक्राणु जनन का मतलब क्या है? शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु निर्माण जो है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया जो है शुक्र जनक जो नलिका होती है उसमें 2 चरणों में होती है। बताया जा रहा है शुक्राणु का जो निर्माण है, यानी शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? शुक्र जनक नलिका में होती है। और ये कितने चरण में होती है?
दो चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? दो चरणों में। पहले को कहा जाता है शुक्राणु पर जनन और दूसरे को कहा जाता है शुक्राणु जनन। बताया जा रहा है ये जो प्रक्रिया है, कौन? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन से क्या मतलब समझ रहे हो? शुक्राणु का निर्माण। तो बताया जा रहा है शुक्राणु का जो निर्माण है बेटा, वह जो है ये कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? यानी शुक्र जनन नलिका में होता है। और कितने चरण में होता है? दो चरण में होता है। पहले को कहा जाता है शुक्राणु पर सुजनन, और दूसरे को कहा जाता है शुक्राणु जनन। क्या कहता है? शुक्राणु जनन। सबसे पहले हम देखते हैं, दोनों का अंग्रेजी लिखना चाहते हो तो लिख लो। इस प्रमेय टीडोजेनेसिस कहा जाता है इसको। जेनेसिस। और दूसरे को कहा जाता है स्पेरिमियोजेनेसिस। देखो ध्यान से देखते हैं क्या बताया जा रहा है आप लोगों को। बताया जा रहा है, एक बार ध्यान से सुन लेते हैं। बताया जा रहा है यही कि युग्मक जन्म, यानी जो युग्मक का निर्माण होता है मानव में दो तरह का होता है। ये क्या होता है? नर युग्मक, और दूसरा क्या होता है? मादा युग्मक। नर युग्मक में बताया गया कि नर युग्मक जो है किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का। और ये मादा युग्मक क्या करता है? अंडाणु का निर्माण करता है। अब चूंकि ये शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, तो यानी शुक्राणु जनन कैसे होता है, यानी शुक्राणु का जन्म कैसे होता है, बनता कैसे है, तो बताया जा रहा है कि जो है शुक्राणु जनन जो है क्या होता है? ये कहाँ बनता है? शुक्रजनक नलिका में बनता है। और इसके बनने में क्या होते हैं? दो चरण लगते हैं। पहले चरण को क्या कहा जाता है? शुक्राणु पर सुजनन कहा जाता है। और दूसरे को क्या कहता है? शुक्राणु जनन कहा जाता है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे शुक्राणु पर सुजनन क्या है। आप लोग एक बात बताओ, आपने एक चीज पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद हो, कि शुक्राणु का जो है निर्माण कहाँ हो रहा था। अभी पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, भूल गए? आप जो है पीछे का जो मैं लेक्चर पढ़ाया हूं उसको एक बार देखो। पहले अपने कॉपी खोलो। हम पढ़ क्या रहे हैं? शुक्राणु पर जनन पढ़ रहे हैं। आप सीधी सी बात है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा था? तो आप देखे थे कि शुक्राणु का निर्माण जो है शुक्रजनक नलिका में हो रहा था। और शुक्रजनक नलिका की कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाई गई थी। ये दो परतों में बना था। पहले वाले स्तर को क्या कहा जाता था? जो सबसे ऊपर वाली थी इसको ट्यूनिका, यानी देखना है यहाँ पर एक इस तरह का अस्तर था। आप लोगों को याद है कि नहीं? ये आप पढ़ चुके हो। इस पे जो है एक इस तरह का अस्तर बन रहा था। इसको क्या कहा जा रहा था? ट्यूनिका प्रोपिडिया कहा जा रहा था। याद आया? इस परत को क्या कहा जा रहा था? ट्यूनिका प्रोपिडिया। याद आया? और ये जो है ये क्या कर रही थी? इसको सुरक्षा प्रदान कर रही थी। और इसमें बताया गया था ये दो स्तर से बना होता है। इसमें आपको बताया गया कि ऊपर वाले को क्या ट्यूनिका प्रोपिडिया कहते हैं, जो सुरक्षा करता है। और अंदरूनी संरचना के अंदर के जो स्तर बड़ी कोशिका का बना होता है, इसको क्या कहा जा रहा था? सर्टोली कोशिका। ये बड़ी बड़ी क्या है? कोशिकाएं हैं। ये क्या है? बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं। और इनको क्या कहा जा रहा था? सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका।
और आप लोगों ने एक चीज और देखा था कि इन्हीं सर्टोली कोशिका के आसपास में छोटी छोटी क्या पाई जा रही थी, कोशिकाएं पाई जा रही थी। ऐसे क्या पाई जा रही थी, कोशिकाएं पाई जा रही थी। और इन्हीं कोशिकाओं को, इन छोटी छोटी कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया था, नरजन्म कोशिका नाम दिया गया था। याद है कि नहीं है? ये क्या थे, नरजन्म कोशिका, नरजन्म कोशिका। यहां तक तो आपको याद होना चाहिए। और ये नरजन्म कोशिका क्या कर रहे थे, शुक्राणु का निर्माण कर रहे थे। और यहीं पर ये क्या कर रहे थे, यही नरजन्म कोशिका जो है शुक्राणु का निर्माण कर रहे थे। इस तरह शुक्राणु का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। और निर्माण कर करके ये क्या, जब निर्माण हो जा रहा था तो निर्माण के दौरान ये कोशिका क्या कर रहे थे, इस सर्टोली कोशिका के भीतर प्रवेश कर जा रहे थे। पढ़े थे आप उसमें। और यहाँ पर ये सर्टोली कोशिका उनको क्या करता था, क्या करता था, पोषण प्रदान करता था। और पोषण प्रदान करके पुनः इन्हें क्या कर देता था, बाहर निकाल देता था। यहाँ तक तो मैं आप लोगों को पढ़ा दिया भाई कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि क्या होता है। यानी ये जो है, ये क्या है, इसका क्या नाम बताया गया, शुक्रजनक नलिका। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्रजनक नलिका में होता है। और शुक्रजनक नलिका में कहाँ होता है, तो भाई यहाँ पर एक बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, उसके बगल में क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं उन्हें सर्टोली कोशिका कहते हैं। और उसके बगल में क्या होती हैं, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नरजन्म कोशिका कहते हैं। और यही नरजन्म कोशिकाएं क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। अब देखो ये आखिर इसको करने के लिए प्रेरित कौन किया, तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया था कि हमारा मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है। उसमें से जो मध्य वाला भाग होता है वो पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, प्रेरित करता है। और पीयूष ग्रंथि किसको करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करता है, प्रेरित करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या करता है, नरजन्म कोशिकाओं में जो है उनको प्रेरित करता है। और ये क्या करने लगते हैं, शुक्राणु का निर्माण करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, शुक्राणु का निर्माण करने लगते हैं। तो जब ये निर्माण करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसको क्या कहता है, नरजन्म कोशिका को अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो लिख लेना, यानी मेल जर्म सेल कहा जाता है। इसको क्या कहता है, मेल जर्म सेल कहा जाता है। आप लोगों को कोशिकाओं के बारे में सुना होगा कि कोशिकाएं जो होती हैं, ये जो कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित होती हैं। क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं। जैसे इनमें कोशिकाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं, द्विगुणित होती हैं। अब ये द्विगुणित कोशिकाएं क्या करती हैं, ये 2 भागों में विभाजित होती हैं। क्या होती हैं, यानी समसूत्री विभाजन करती हैं। समसूत्री विभाजन समझते हो, यानी ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है उसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या बताया गया कि इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन का मतलब क्या बताया गया कि ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की क्या होती है, संख्या समान विभाजित होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब आपको बताया गया कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स था, वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आया और आने के बाद इन कोशिकाओं को क्या कर दिया, समसूत्री विभाजन कर दिया। तो समसूत्री विभाजन करेगा तो ये 2 भागों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कितने भागों में बढ़ जाएंगे, 2 भागों में। तो ये कि यहाँ पर अब 2 भागों में बटेंगे तो ऐसे ये बन जाएंगे। 2 थे तो 2 कितने में बदल गए, इसमें 2 कोशिकाओं में बदला ना, लेकिन ये क्या थे, अगुणित है। क्या है, अगुणित है। देखो यहाँ 2n लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा गया है, n लिखा गया है। तो किसने प्रेरित किया इनको, इन कोशिकाओं को आकर किसने प्रेरित किया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ने प्रेरित किया। तो प्रेरित किया तो ये क्या किया, समसूत्री विभाजन किया। क्या किया, यहाँ लिख लेना, समसूत्री विभाजन करेगा।
ध्यान दो, बताया जा रहा है कि हम देख रहे थे कि युग्मक जनन कैसे होता है। तो बताया गया कि युग्मक जनन जो है दो तरह से होता है, एक नर युग्मक और दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक। नर युग्मक में बताया गया था शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी नर युग्मक क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, और मादा युग्मक क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। तो यानी जो शुक्राणु का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहता है, शुक्र जनन कहा जाता है। क्या कहता है, शुक्र जनन। और जो अंडाणु का निर्माण होता है उसे क्या कहता है, अंडाणु जनन। सबसे पहले हम देखेंगे शुक्राणु जनन होता कैसे है, यानी शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो कल आपको बताया गया था कि शुक्राणु का निर्माण जो है कहाँ पे होता है, शुक्र जनन नलिका में होता है। और जिस शुक्र जनन नलिका में दो चरणों में यानी दो प्रक्रिया के माध्यम से होता है। हमें पहला इसमें यही बताया जा रहा था, कल हम शुक्राणु प्रसूजनन के बारे में बता रहे थे। तो देखो शुक्राणु प्रसूजनन जो है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। तो कल क्या बताया गया था आप लोगों को, कल ये बताया गया था शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो है किसमें होता है, शुक्राणु नलिकाओं में होता है। और शुक्राणु नलिकाओं में कल मैंने एक आप लोगों को इस तरह से क्या बताया था कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, शुक्रजनक नलिका है, कल बताया गया था ना। तो शुक्रजनक नलिका जो है कि ये वाली जो इसको क्या बताया गया था, सर्टोनी कोशिका। और सर्टोनी कोशिका के आसपास में छोटी छोटी क्या पाई जा रही थी, इस तरह से कोशिकाएं पाई जा रही थी। और इन कोशिकाओं का नाम क्या दिया गया था, नरजन्म कोशिका। और नरजन्म कोशिका क्या करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। अब ये शुक्राणु का निर्माण होता कैसे है, तो आप लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि इन जैसे दो इस तरह से शुक्रजनक नलिका हैं, तो दोनों नलिकाओं के बीच में यहाँ पर कुछ इस प्रकार की क्या बनती हैं, कोशिका बनती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका कहते हैं। और ये लीडिंग कोशिकाएं क्या करती हैं, लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं बेटा कि जब बच्चा कितने 12 से 14 वर्ष की उम्र का होता है तो उसके जो हाइपोथैलेमस है उसमें से एक हार्मोन्स निकलता है। और वो हार्मोन्स क्या करता है, आप लोगों को पढ़ा चुके, ये पूरा बता चुके हैं, जो पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, प्रेरित करता है। और पीयूष ग्रंथि जो है LH हार्मोन्स को निकालता है। और LH हार्मोन्स आता है तो वह किसको प्रेरित करता है, लीडिंग कोशिका को। और लीडिंग कोशिका क्या करती है, एक हार्मोन्स निकालती है। और वो हार्मोन्स कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन को सीधे जाके कहती है कि तुम ये काम करो, तुम जाओ और जाकर जितने भी ये नर्म जड़ कोशिकाएं हैं उनको विभाजन करना, धड़ाधड़ विभाजन करना शुरू कर दो। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण ये आते हैं। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स ये जो नर जन्म कोशिकाएं हैं इनको धड़ाधड़ क्या करते हैं, विभाजित करते चले जाते हैं। तो आपको कल मैं बता रहा था इसमें कि जब इनका विभाजन होता है तो सबसे पहले जो विभाजन होता है, यानी आपने देखा कि कौन सा हार्मोन्स आया, टेस्टोस्टेरोन। यहां देखते हैं, यहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकला। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किसने, किसको, नर जन्म कोशिका को, नर जन्म कोशिका को प्रेरित किया। और नर जन्म कोशिका को प्रेरित किया और प्रेरित करके इसने क्या किया, इनका विभाजन शुरू करा दिया। किसका विभाजन, नर जन्म कोशिकाओं का विभाजन शुरू किया। तो ये विभाजन यहाँ से हुआ। तो मान लो कि ये कोई नर जन्म कोशिका है, क्या है, ये जो नर जन्म कोशिका होती है, एक चीज रखना, वह द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है। इधर ध्यान दो। फिर यहाँ कैसे होता है एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, एक बार समझो कि जो टेस्टोस्टेरोन आता है और टेस्टोस्टेरोन आकर क्या करता है, सीधे किसको प्रभावित करता है, नर जन्म कोशिकाओं को कहता है कि तुम सीधे क्या हो जाओ, विभाजित हो जाओ। जो नर जन्म कोशिकाएं होती है क्या होती है, द्विगुणित होती है, यानी द्विगुणित होती है। अब ये विभाजन करती हैं तो इनका विभाजन जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कल मैंने आपको परिभाषा बताया था कि समसूत्री विभाजन किसे कहा जाता है, यानी ऐसा विभाजन, कोशिकाओं का ऐसा विभाजन जिसमें जो उनके गुण सूत्र होते हैं वह समान भागों में टूटते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। तब ये मान लो ये कोई क्या था, ये नर जन्म कोशिका है और ये क्या है, द्विगुणित है। तो जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा बेटा
ये मान लो समसूत्री विभाजन यहाँ पे हो रहा है, तो समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री का मतलब कि जो गुणसूत्र इसमें है वही गुणसूत्र क्या होगा, दो भागों में टूटेगा, और दो भागों में टूटेगा तो दोनों क्या होंगे, दोनों का गुणसूत्र क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर भी ये क्या बनाएगा, 2n ही में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये भी किस में टूट जाएगा, 2n में टूट जाएगा। देख रहे हैं ना। तो इस प्रक्रिया क्या कहा जाता है, समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अब इसने समसूत्री विभाजन कर लिया, और समसूत्री विभाजन करने के बाद जो ये छोटी छोटी क्या हुई कोशिकाएं बनी बेटा, इनको जो है ये देखो ये कितने कैसे, जब ये दो छोटे भागों में टूटा तो टूटने के बाद से अब ये छोटी छोटी दो कोशिकाओं का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। इन दो छोटे छोटे कोशिकाएं जो टूटी हैं इनको कहा जाता है शुक्राणु जनन कोशिका। इनको क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कोशिका। अब देखो बेटा, अब ये शुक्राणु जनन कोशिकाएं क्या करेंगी, ये पोषण पाएंगी और पोषण पाकर खुद को क्या करेंगी, वृद्धि करेंगी। हमको समझना क्या है, शुक्राणु परशु जनन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, कैसे शुक्राणु परशु जनन का निर्माण होता है, पहले इसको समझते हैं। मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पर कहाँ पर ये कौन सी नलिका है, जो शुक्र जनक नलिका है, इसके अंदर क्या है, ये सर्टोलिक कोशिका है, और सर्टोलिक कोशिका के बगल में क्या है, नरजनक कोशिका है। और नरजनक कोशिका को किसने प्रेरित किया, टेस्टोस्टेरोन ने। किसके लिए, इन्हें विभाजित होने के लिए। और इन्होंने कैसा विभाजन किया, समसूत्री विभाजन किया। और समसूत्री विभाजन यानी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिख सकते हो, ये समसूत्री विभाजन किए, समसूत्री विभाजन किया। जब समसूत्री विभाजन हुआ तो इससे समसूत्री विभाजन से क्या हुआ कि दो छोटी छोटी क्या हुई कोशिकाएं बनी, जिन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कोशिका कहते हैं। अब एक बात बताओ, ये शुक्राणु जनन जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, ये धीरे धीरे पहले अपने आप को विकसित करेंगी तब ना विभाजित फिर होंगी। भाई सीधी आप अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है आप खुद पे लो। आप क्या करते हो, आप सबसे पहले क्या, आपका जन्म होता है या हमारा जन्म होता है, तो हम जब जन्म लेते हैं तो पहले क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। और फिर बच्चे के बाद से हम पोषण पाते हैं, खुद को वृद्धि करते हैं, फिर क्या होते हैं, बड़ा होते हैं। और बड़ा होते हैं तो फिर हम बड़ा होकर अपने जैसे संतान को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। यही प्रक्रिया चलती है। तो सेम यही प्रक्रिया ये लोग करते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे खुद को वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करके और ये किस में बदल जाएंगे, बड़ी कोशिकाओं में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, बड़ी कोशिकाओं में। बात यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये जो बड़ी कोशिकाओं में जब ये बदलेंगे तो इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। यहां तक बात समझ में आ गई, बोलो एक बार और समझ लेते हैं। क्या बताया गया कि नरजन कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया, इन्हें दो भागों में विभाजित किया। जब दो भागों में ये समसूत्री विभाजन हुआ तो समसूत्री विभाजन से क्या हुआ, जो छोटी कोशिकाएं बनी उनको क्या किया गया, शुक्रजन कोशिका कहा गया। और फिर यही शुक्रजन कोशिकाएं क्या की, धीरे धीरे पोषण पाके वृद्धि की। जब ये बड़ी हो गई तो इनको क्या नाम दिया गया, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका नाम दिया गया। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है बेटा, अब ये क्या करते हैं, तो अब ये प्राथमिक शुक्राणु जो है कोशिका जो है ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। ये समसूत्री विभाजन किया, अब ये क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या स्टोर करते हैं, यहाँ पर जो है यही बना देते हैं। ये देखो क्या करते हैं, प्राथमिक शुक्राणु है, क्या है, प्राथमिक, ये शुक्राणु कोशिका है।
ये जो प्राथमिक शुक्राणु है मान लेते हैं कि ये क्या है, ये द्विगुणित होगा। जब इसने क्या किया था, समसूत्री विभाजन किया था, तो ये क्या था, द्विगुणित था ना जी। तो ये 2n है, ये क्या है, अब ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहा जाता है, जिसमें गुणसूत्रों का क्या होता है, आधा आधा बंटवारा होता है। इसमें समसूत्री में क्या हो रहा था, बराबर बराबर बंटवारा हो रहा था, और अर्धसूत्री में क्या होता है, आधा आधा बंटवारा होता है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है जब ये विभाजित होगा तो ये कितने भागों में टूटेगा, 2 भागों में टूटेगा। और यहाँ पर क्या करेगा, यानी अगुणित जो है कोशिका का निर्माण करेगा। देख रहे हो, इसने क्या कर लिया, यानी इसमें जो है पहला जो होगा ये अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट, यानी अर्धसूत्र। इसमें देखो क्या होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें जो होता है जब इनका विभाजन होता है किसमें, अर्ध यानी 2 चरणों में होता है। ये जो प्राथमिक शुक्राणु होते हैं 2 चरणों में ये बढ़ते हैं। एक अर्धसूत्री फर्स्ट, और फिर क्या करता है, अर्धसूत्री फर्स्ट किसमें बदल जाता है, अर्धसूत्री, फिर सेकंड बंटवारा होता है। और जब दोनों बंटता है तब ये क्या बन जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अब देखो ये छोटे छोटे कोशिकाएं बटी, ये किसमें बटी, ये जब ये क्या हुआ, एक बार ध्यान दो यहीं पर आपको ये परिभाषा मिल जाएगा। ध्यान रखना, जो यहां समझ गया इसको ये समझ में आ गया पहला, तब इसको समझाना है भाई। सीधी सी बात बताया जा रहा है कि ये प्राथमिक जो शुक्राणु कोशिका है ये क्या करते हैं आगे चल के, ये अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर जब फर्स्ट होंगे, पहला बार अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये छोटे छोटे खंडों में टूटेगा ना, तो ये छोटे छोटे खंडों में टूटेगा। तो इसको कहा जाता है, नोट कर लेना आप लोग, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। क्या कहा जाता है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। देख रहे हो, अब ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या करेगा बेटा, ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या करेगा, ये क्या करेगा, विभाजन करेगा। विभाजन होगा ना यहाँ पे। अरे मूर्खो, एक बात बताओ, आज बच्चा जन्म लिया, आज जन्म लेगा, कल वो भी बच्चा पैदा कर देगा, वो भी बच्चा पैदा कर देगा जी। वो क्या करेगा, वृद्धि करेगा, पोषण लेगा, पहले अपने आप को बनाएगा, वृद्धि करेगा, बड़ा होगा, तब लोग अपने जैसे संतान पैदा करेगा। और आप लोग कह रहे हैं बस सीधे क्या कर देगा, दूसरे बच्चे को जन्म देगा, ये संभव है। तो ये क्या करेगा, पहले विकास करेगा। क्या करेगा, विकास करके बड़ा होगा। ये यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब ये बड़ा होगा तो भी ये क्या रहेगा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका ही इसको कहा जाएगा। बड़ा होगा तो भी क्या कहा जाएगा, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका ही कहा जाएगा। अब ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका क्या करेंगे, अर्धसूत्री सेकेंड प्रक्रिया को अपनाएंगे। अब ये क्या करेंगे, अर्धसूत्री सेकेंड को अपनाएंगे, और ये कितने भागों में टूट जाएंगे, 2-2 भागों में टूटेंगे। ये अर्धसूत्री क्या करेगा, सेकेंड करेगा। तो ये देखो, ये टूटेगा, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर ये बनाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ बनाएगा, और फिर यहाँ। देख रहे हो, ये बना लिया। ये जो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा, तो इससे किसका निर्माण होगा, इससे निर्माण होगा, नोट कर लो, शुक्राणु प्रसूत कोशिका का निर्माण होगा। ये इसको मिटा दे तब तक। एक बार ध्यान रखो,
क्या बताया गया, ध्यान सुनो। अब ये देखो, ये अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री क्या सेकेंड, ये दोनों मिल जाएगा तो जानते हो क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के बनता है अर्धसूत्री विभाजन। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ध्यान दो इधर, इसको एक बार में समझने का प्रयास करते हैं। क्या बताया गया बेटा, यहां से हम ध्यान देते हैं। हम पढ़ रहे हैं शुक्राणु जनन कैसे होता है। तो शुक्राणु जनन का क्या बताया गया आप लोगों को कि शुक्राणु जनन जो होता है, शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया जो है शुक्रजनक नलिका में कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में होती है। पहले चरण को कहा जाता है शुक्राणु प्रसूजनन और दूसरे का कहा जाता है शुक्राणु जनन। इसका अंग्रेजी लिखना कल मैंने बता दिया था, अंग्रेजी इसका बता दिया था, आप लोग लिख लेना उसको। अब ये बताया गया कि जो शुक्राणु प्रसूजनन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, किसमें होता है, शुक्राणु नलिका में होता है। और ये शुक्राणु नलिका होती है, और शुक्राणु नलिका क्या होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, इसको क्या कहता है, सर्टोली। जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती है सर्टोली कोशिका कहा जाता है, जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है उनको क्या कहता है, नरजन्म कोशिका कहा जाता है। इस नरजन्म कोशिका को कौन, ये लीडिंग जो कोशिका है, ये क्या करती है, एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इनके पास भेजती है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आता है तो इनको क्या करता है, इनको जो है विभाजन, धड़ाधड़ इनका विभाजन करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। जब ये विभाजित होती है, तो जब विभाजन होता है तो जो इसकी कोशिकाएं होती है, नरजन्म कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित। तो जब समसूत्री विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन के दौरान भी वो क्या होंगे, क्योंकि वह भी जब वो समसूत्री विभाजन हो रहा है तो वह 2 भागों में बटेगा, तो उनकी भी क्या होंगी, द्विगुणित ही होंगी। तो जो इससे छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है, इन छोटी कोशिकाओं, पहले जब ये विभाजित होता है छोटे कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इन छोटे कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, शुक्राणु जनन कोशिका कहा जाता है। इसके बाद बताया गया कि शुक्राणु जनन जो कोशिका हैं, ये धीरे धीरे पोषण पाकर अपने आप को क्या कर लेते हैं, वृद्धि कर लेते हैं, और वृद्धि करके क्या हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं। तो बड़ा हो जाते हैं तो इनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कहा जाता है। अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या होता है, अब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या करता है, अब ये जो है इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड करता है, जिससे पूरा प्रक्रिया करने के बाद से वो क्या जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अब देखो अर्धसूत्री में क्या होता है बेटा, बताया गया कि अर्धसूत्री में क्या होता है कि उनकी कोशिकाएं का जो गुणसूत्र है वो आधे आधे भागों में क्या होता है, बट जाता है। तो अगर द्विगुणित है तो ये किसमें टूटेगा, अगुणित हो जाएगा। अब ये गुणित तो होगा नहीं, तो अगुणित टूटा तो यहाँ पर छोटी कोशिकाएं बनी, क्या बनी, छोटी कोशिकाएं बनी, और इन छोटी कोशिकाओं को क्या नाम दिया गया, द्वितीय शुक्राणु कोशिका नाम दिया गया। अब ये द्वितीय शुक्राणु कोशिका ने क्या किया, अपने आप को वृद्धि किया, यानी पोषण पा के वृद्धि किया, और यहाँ पे फिर अर्धसूत्री सेकेंड होता है। तो ये कितने भागों में टूट जाते हैं, 4 भागों में टूटते हैं। जो ये 4 भाग टूटते हैं इन्हें को शुक्राणु प्रसू कोशिका कहा जाता है, ठीक ना। और जब अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड को मिलाकर क्या बन जाता है, अर्धसूत्री विभाजन बन जाता है। तो इसका परिभाषा लिखना चाहते हो कि इस प्रक्रिया में नर जन्म कोशिका से, यानी नर जन्म कोशिका से शुरू होता है। देखो नर जन्म कोशिका से शुक्राणु परसु कोशिका निर्माण तक की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूजनन कहते हैं। नहीं समझ में आया, यानी देखो जो नर जन्म कोशिका, जो नर जन्म क्या है, कोशिका से लेकर यहां से प्रारंभ हुआ, नर जन्म कोशिका से नहीं, यही विभाजित, और नर जन्म कोशिका के, नर जन्म कोशिका से लेकर और कहां तक, शुक्राणु प्रसू कोशिका निर्माण तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूजनन क्रिया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो पहला आपको मिल गया कि पहला कैसे शुक्राणु प्रसू का निर्माण होता है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। अभी भी कई लोगों का चेहरा लटका हुआ है, नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया जी। अरे इसमें क्या था,
सीधी सी बात थी कि निर्माण शुक्राणु का कहाँ हो रहा था? शुक्रजनक नलिका में हो रहा था। शुक्रजनक नलिका में क्या पाया जा रहा था? नरजन्म कोशिकाएं पाई जा रही थी। नरजन्म कोशिकाएं क्या कर रही थी? शुक्राणु का निर्माण कर रही थी। कैसे कर रही थी? इनको कौन प्रेरित कर रहा था बनाने के लिए? टेस्टोस्टेरोन। और इन्हीं कोशिकाओं को दो दो भागों में क्या कर रही थी? तोड़ रही थी। और इनको तोड़ने से क्या हुआ? इनमें जो है सबसे पहले समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से ये शुक्राणु जनक कोशिका बना, और शुक्राणु जनक कोशिका जब क्या हुआ? बड़ा हुआ तो क्या बना? प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बना। और जब प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो इससे किसका निर्माण हुआ? शुक्राणु प्रसूजन जनन कोशिका का क्या हुआ? निर्माण हुआ। बस यही पढ़ना था आपको। अब इसके बाद से दूसरा जो है शुक्राणु जनन है। दूसरा क्या है? शुक्राणु जनन। देखो शुक्राणु जनन क्या है बेटा? अब इसमें जो शुक्राणु प्रसून है, इनमें क्या होता है? संरचनात्मक परिवर्तन आता है। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? शुक्र यानी शुक्र जनन कहते हैं। नहीं समझ में आया? अरे यही कोशिकाएं, ये जो है ना शुक्राणु प्रसून, यही कोशिकाएं क्या करती हैं? अपने एक नए शरीर का निर्माण करती हैं। इस तरह से शरीर का क्या कर लेती हैं? ये तो दिखाई नहीं दे रहा होगा इधर, इसको थोड़ा सा मिटा दे। जैसे शुक्राणु की संरचना आप लोगों ने देखा है, अरे कुछ इस तरह की संरचना बन रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। देख रहे हो? इस तरह की कुछ संरचना आप लोगों को मैंने बताया था शुक्राणु की संरचना में। तो जो ये शुक्राणु प्रसूजनन है, इनमें क्या होता है? संरचनात्मक परिवर्तन आता है। यानी इस तरह से परिवर्तन आके इस रूप में बदल जाते हैं। इस रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है? तो शुक्राणु जनन को समझने के लिए कि कैसे इनके संरचनात्मक परिवर्तन आता है, जब हम किसको पढ़ेंगे? शुक्राणु की संरचना, तब ये बात आपको क्या होगी? समझ में आएगी। आज यही रहने देंगे। आप लोग थक गए हो, मुझे पता है।